Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes 12th। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का 4th चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, उनको देखेंगे। इधर वृद्धि यानी ग्रोथ में आता है, वृद्धि मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। मात्रात्मक मतलब जो वृद्धि जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख है और 5 साल में बढ़कर वो हो गई 2 लाख, तो हम जो वो 2 लाख पॉपुलेशन बढ़ी है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन वहां की बढ़ी है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। और मूल्य निरपेक्ष का मतलब होती है एब्सोल्यूट, एक्यूरेट होती है, मतलब उसको एक्यूरेट हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जो विकास होता है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है और मूल्य सापेक्ष है। गुणात्मक परिवर्तन मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल बाई चांस किसी सिटी की पॉपुलेशन में, किसी सिटी में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, वहां की फैसिलिटीज बढ़ी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी है, एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ी हैं, तो वो हमें वहां पर गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। तो विकास क्या होता है, उनके गुणों में जहां गुणों में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम गुणात्मक परिवर्तन। और मूल्य सापेक्ष होता है, मूल्य सापेक्ष का मतलब कि रिलेटिव होता है। जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उसको हम नाप तो नहीं सकते, केवल उसको रिलेटिव मतलब उसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारी फैसिलिटीज कितनी बड़ी हैं। सेकंड आता है ये धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती हैं। इट मे हैव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, मतलब जो वृद्धि जो ग्रोथ होती है वो धनात्मक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 लाख पॉपुलेशन से किसी सिटी की पॉपुलेशन हो गई 2 लाख, वो तो हो गई हमारी पॉजिटिव साइन। उसके बाद ऋणात्मक हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे जापान है, जापान में पॉपुलेशन क्या है, घटती जा रही है, तो जापान की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, ऋणात्मक बोलेंगे। यानी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इधर विकास हमेशा धनात्मक होता है। विकास जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है विकास की। क्योंकि कहीं पर विकास होता है, जैसे सड़कें बन रही हैं, कहीं पर मॉल खुल रहे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, तो वो विकास हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। इधर ग्रोथ में आता है सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। जो सकारात्मक वृद्धि है मतलब जो पॉजिटिव ग्रोथ है उससे सदैव विकास नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई, वहां की पॉपुलेशन तो बढ़ गई, वहां की ग्रोथ तो हो गई पॉपुलेशन की, लेकिन वहां पर विकास नहीं हुआ। जो वहां की जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज हैं और भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो एज इट इज सेम ऐसी ही रही जैसे 1 लाख पॉपुलेशन की थी। तो इसीलिए जो सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता, वृद्धि हो जाती है लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि उस सिटी की, उस एरिया का विकास भी हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है। इधर आता है विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। गुणवत्ता मतलब जब वहां की फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं उस समय विकास होता है। उस समय विकास में क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है। विकास उस समय होता है जब गुणात्मकता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। पॉपुलेशन भी बढ़ी, उसके साथ साथ फैसिलिटीज भी बढ़ाई गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ भी हुई है उस एरिया की और वहां का डेवलपमेंट भी हुआ है। तो इस तरह से ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंसेस थे। देखिए अनेक दशकों पहले किसी देश के विकास के स्तर को वहां के आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में माना जाता था। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी वो देश उतना ही विकसित होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े बड़े 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, उससे वो उद्योगपति तो अपनी एक डेवलप्ड कंट्रीज जैसी लाइफ जी लेते हैं, लेकिन जो वहां का एक गरीब इंसान है उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होता। वो पहले भी गरीब था और
बाद में भी गरीब है। इन विचारों को 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के आरंभ में इन दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने इन विचारों को स्पष्ट किया। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर हक ने किया है। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, मतलब उसके ऑप्शंस में वृद्धि करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बीएड कर सकते हो, आप पीजी कोर्सेज कर सकते हो, और इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के बेस पे जो फॉर्म निकलते हैं आप उसको फिलअप कर सकते हो। तो आपके सामने जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है और उनके जीवन में सुधार आता है। मतलब आप अपने जीवन को, आप अपने करियर को और आगे तक लेके जा सकते हो। और इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है। मतलब जो हमारे विकल्प में जो वृद्धि होती है, जो ऑप्शंस में वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ग्रेजुएशन नहीं किया तो आपके सामने जो विकल्प है उसमें क्या वृद्धि हो पाएगी? आपके जो विकल्प है वो वहीं की वहीं रुक जाएंगे। जैसे एक अनपढ़ बच्चा होता है, वो एक डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना। तो इस प्रकार से अगर हम ग्रेजुएट होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजुकेटेड होंगे, तो हम अपने विकल्पों में वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें दूसरे टाइप के ऑप्शंस थे, जो नई पॉलिसी आई है उसमें दूसरे टाइप के ऑप्शंस थे। इस प्रकार जो हमारे विकल्प होते हैं वो स्थिर नहीं होते बल्कि परिवर्तनशील होते हैं। इस तरह से इन दो इकोनॉमिस्ट्स ने मानव विकास की अवधारणा को आगे तक लेके गए और उन्होंने क्या बताया कि इस विकास में लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो, उनके जीवन में सुधार आए, और इन सब प्रकार का जो विकास है उसमें उन्होंने मानव को केंद्र बिंदु रखा। मतलब सेंटर पॉइंट पर क्या हुआ, मानव को उन्होंने रखा। और ये विकल्प स्थिर नहीं होते बल्कि चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट आता है 1990 में डॉक्टर हक ने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया। मतलब 1990 में डॉक्टर हक ने क्या बनाया? मानव विकास सूचकांक। उनके अनुसार विकास का संबंध क्या है? विकास का मतलब क्या है? कि लोगों के ऑप्शंस में बढ़ोतरी हो, उनके विकल्पों में बढ़ोतरी हो। नेक्स्ट, 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए क्या किया? डॉक्टर हक की मानव विकास की संकल्पना का उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट फिर आता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब एक अच्छी लाइफ हम तभी जी सकते हैं जब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मानव विकास होता है। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। मतलब हम अपनी एक अच्छी लाइफ, एक बेटर लाइफ तभी जी सकते हैं जब हमारी रिसोर्सेज तक पहुंच हो। मतलब हम अपने आप को इतना एजुकेटेड बना ले कि हम हमारी रिसोर्सेज तक पहुंच हो, स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ हमारी हो और अच्छी एजुकेशन हमें मिले। ये क्या है? मानव विकास के केंद्र बिंदु है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हम मानते हैं जब हमारी संसाधनों तक पहुंच हो, हमारा अच्छे स्वास्थ्य हो, अच्छी हमारी हेल्थ, हमें फैसिलिटीज मिले, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिले, तभी क्या है? हमारा मानव विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए, जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है, उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी हमें इन 4 पिलर्स की जरूरत है। वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है समता यानी इक्वेलिटी। सेकंड आता है सतत पोषणीयता मतलब सस्टेनेबिलिटी। थर्ड आता है उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। और फोर्थ आता है सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट। इन 4 पिलर्स के बेस पे हमारी जो मानव विकास की जो संकल्पना है वो आश्रित है, आधारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेलिटी की। इक्वेलिटी क्या होती है? प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच व्यवस्था करना। मतलब किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर एक व्यक्ति को जो अवसर मिलते हैं वो समान मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, या कि वो जॉब सेक्टर से रिलेटेड हो,
हो, हर व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच होनी चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। मतलब जो इक्वेलिटी है, जो हमारी समता है, इक्वेलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ देयर जेंडर, देयर रेसेस, देयर इनकम एंड इन केस ऑफ इंडिया देयर कास्ट। जो उपलब्ध अवसर है वो उसकी लिंग के आधार पर, प्रजाति, उसकी आय या भारत के संदर्भ में उसकी जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान मात्रा में समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सेकंड आता है सतत पोषणीयता, मतलब सस्टेनेबिलिटी। सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी बनी रही, हमें लगातार जो है अपने रिसोर्सेज मिलते रहे। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए, मतलब जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेज उसी मात्रा में मिले जितनी मात्रा में हम यूज कर रहे हैं। मतलब जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं हमें इस टाइप से उनको यूज करना चाहिए जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो बच सके। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। मतलब हमें अपने रिसोर्सेज इस तरह से यूज करने चाहिए जिससे ना तो एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट पहुंचे, ना तो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचे, और जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए भी बने रहे और हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बने रहे। रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड इन दिस वे दैट आवर जनरेशन कैन आल्सो यूज इट। इन संसाधनों में किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए क्या हो सकता है, अवसरों को कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, काफी सालों बाद क्या हो जाएगा अगर हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज नहीं करेंगे, एक तरीके से यूज नहीं करेंगे। जो ये रिसोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, वाटर है, ये रिसोर्सेज क्या है भविष्य में खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर में बिल्कुल ना के बराबर रह जाएंगे। तो इस संसाधनों में से किसी एक का भी दुरुपयोग क्या हो सकता है, अगर संसाधनों को हमने ज्यादा यूज किया, मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा उनको यूज किया, तो क्या हो जाएगा जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या है अवसरों की कमी हो जाएगी। मतलब वो इन जो रिसोर्सेज हैं इनका यूज नहीं कर पाएंगे, इनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। नेक्स्ट आता है उत्पादकता, मतलब प्रोडक्टिविटी। इसका अर्थ मानव श्रम उत्पादकता, यानी मानव कार्य करने के संदर्भ में उत्पादकता। मतलब इंसान को इतना एजुकेटेड बनाना चाहिए कि उसके जो प्रोडक्टिविटी है, जो वो चीजों को प्रोडक्ट करता है उसमें क्या है निरंतर वृद्धि होती रहे। लोगों में अक्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। मतलब उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए कि जो उसकी प्रोडक्टिविटी है उसमें जो है कंटिन्यूटी, उसमें ग्रोथ होती रहे। जन समुदाय ही किसी राष्ट्र का वास्तविक धन होता है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है वो ही किसी नेशन का, किसी राष्ट्र वास्तविक धन होता है। उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य अक्षमता बेहतर होगी। मतलब उनको उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा इतनी अच्छी फैसिलिटीज उसको दी जानी चाहिए कि वो अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ा सके। मतलब इतने अच्छे सेक्टर्स में उसको एजुकेट कराना चाहिए कि उसका ज्ञान में जो है बढ़ोतरी होती रहे और उसको अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, मतलब अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिससे क्या है उसकी जो बॉडी है वो भी ठीक रहे, जिससे क्या होता है कि जो उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है वो बेहतर होती रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है सशक्तिकरण, यानी इंपावरमेंट। ये होता है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, कि हमें किस फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाना है, उस फील्ड में ऑप्शंस चुनने के लिए हमें शक्ति प्राप्त करना। मतलब हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, हमें हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने लाइफ को किस ढंग से हमें किस लाइन में लेके जाना है वो विकल्प हम चुन सके। जैसे भारत जैसे देश में क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर जो उनका ऑप्शंस होता है कि उसे किस फील्ड में आगे जाना है, उस फील्ड की बजाय जो माँ बाप होते हैं वो अपने ऑप्शंस उनके ऊपर थोपते हैं कि तुम्हें ये नहीं ये काम करना है। तो इस तरह से जो एम्पावरमेंट होती है, एम्पावरमेंट यही होती है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम अपने ऑप्शंस विकल्प चुन सके।
ऐसी शक्ति बढ़ी हुई स्वतंत्रता और अक्षमता से आती है। ये जो हमारी पावर है, ये पावर कैसे आती है कि हमें लिबर्टी मिले, हमें स्वतंत्रता मिले और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को इतना सशक्त कर सके। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सुशासन मतलब किसी अच्छे शासन की जरूरत होती है और लोकोन्मुखी जो नीतियां होती हैं उनकी आवश्यकता होती है हमें एम्पावरमेंट करने के लिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समूहों में सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से, जो सोशल और इकोनॉमिक रूप से जो पिछड़े हुए जो समूह के व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो एम्पावरमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मतलब उनकी जो लाइफ होती है, उनको अपनी लाइफ किस ढंग से आगे बढ़ानी है, उसके लिए जो पिछड़े हुए व्यक्ति होते हैं, पिछड़े हुए जो समूह होते हैं, उनके लिए सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह से जो मानव विकास के जो 4 पिलर्स हैं ये यहाँ पर फिनिश होते हैं और आगे जितना चैप्टर बचा हुआ है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।